अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय सेकंड क्लास। ये क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के पहले चैप्टर यानी पावर शेयरिंग को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम की कंपोजिशन, वहाँ प्रॉब्लम्स और इफ़ेक्ट्स क्या हुए, रिजल्ट्स क्या निकले, और उसके बाद हमने श्रीलंका की कंपोजिशन भी पढ़ी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो श्रीलंका पर रहेगा कि श्रीलंका की कंपोजिशन क्या थी और इफ़ेक्ट्स ऑफ श्रीलंकन कंपोजिशन क्या पड़े। तो चलिए देखते हैं कि श्रीलंका की कंपोजिशन के इफ़ेक्ट्स क्या पड़े। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म था। सिन्हाला पीपल मेजॉरिटी में थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई श्रीलंका में जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में। तो उसके बाद उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म को ही फॉलो किया। स्टूडेंट्स, मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी बाय डिसरेस्पेक्टिंग देयर फीलिंग। और इस किस्म की गवर्नमेंट में जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिलते हैं, ना कि माइनॉरिटी या किसी और कम्युनिटी को। तो स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ श्रीलंकन कंपोजिशन आपको समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो मेजर स्टेप्स थे जो सिन्हाला या मेजॉरिटेरियनिज्म ने उठाए थे वो क्या थे। सिन्हाला को 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और जितने भी गवर्नमेंट्स जॉब थे और एजुकेशन थी वो खाली सिन्हाला कम्युनिटी के लिए रखी गई। और उसके बाद जो बुद्धिज़्म था उसको प्रमोट किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया। ओके, तो अब देखते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म के इफ़ेक्ट्स श्रीलंका में क्या क्या पड़े। तो सबसे पहले टेंशन क्रिएट हो गई दोनों कम्युनिटीज़ में, यानी सिन्हाला में और तामिल्स में। तामिल्स ने अपनी पार्टीज़ लॉन्च की और अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर दी ताकि उनको उनका हक मिल जाए। और उसके बाद तामिल्स ये चाहते थे कि तामिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए और उनको बराबरी का हक दिया जाए जॉब्स में भी और एजुकेशन में भी। लेकिन उनकी जितनी भी डिमांड्स थी उनको बार बार इनकार किया गया। और उसके बाद 1980s में तामिलियंस ने पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म की और डिमांड स्टार्ट की कि उनकी अपनी एक तमिल स्टेट होनी चाहिए। और तामिल्स की इस स्ट्रगल की वजह से श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हो गई। तो अभी तक हमने ये देखा कि दोनों कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स क्या थी, और अब हम ये देखेंगे कि दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने इन प्रॉब्लम्स को एकोमोडेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम लीडर्स ने अपनी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और रीजनल डिफरेंसेस को पहचाना और इस चीज़ को एकोमोडेट करने के लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट की, यानी 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। तो चलिए आप देखते हैं कि वो 4 अमेंडमेंट्स क्या थी जो बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाई थी। तो सबसे पहली अमेंडमेंट जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाई थी वो थी जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे दोनों कम्युनिटी के सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर के होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वहाँ पर 100 मिनिस्टर हैं तो 50 मिनिस्टर एक कम्युनिटी के होने चाहिए और 50 मिनिस्टर दूसरी कम्युनिटी के होने चाहिए। और अगर कोई स्पेशल बनता है तो उसके लिए दोनों कम्युनिटीज़ के मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी में सपोर्ट होनी चाहिए। ये पहली अमेंडमेंट थी जो बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाई थी। और दूसरे नंबर पर जो अमेंडमेंट उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में की थी वो थी जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी बेल्जियम कंट्री में, उनको भी कुछ पावर्स दिए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और जितनी भी रीजनल गवर्नमेंट्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी, यानी वो अपने रीजन में अपने तरीके से हुकूमत चला सकती थी। तीसरे नंबर पर जो ब्रुसेल कैपिटल सिटी थी उसकी एक अपनी हुकूमत बनाई गई, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की गई और वहाँ पर भी जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे वो दोनों कम्युनिटीज़ के बराबर थे। ब्रसल्स में फ्रेंच कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि डच स्पीकर्स ने सारी कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। फोर्थ एंड लास्ट अमेंडमेंट जो बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाई थी वो ये थी कि वहाँ पर एक स्पेशल किस्म की गवर्नमेंट बनाएगी जिसका नाम कम्युनिटी गवर्नमेंट था। ये गवर्नमेंट कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, उनकी वेलफेयर के बारे में सोचती थी, जैसे लोगों के कल्चर्स, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इशू थे उनके लिए काम करती थी। अब बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने मुल्क में
अच्छी तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशल डिफरेंसेस को अकोमोडेट किया और अपने मुल्क में अच्छी तरह से गवर्नमेंट चलाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में लीडर्स इस तरह से अकोमोडेट नहीं कर सके और वहाँ पर बहुत साल तक सिविल वार चलती रही। ओके स्टूडेंट्स, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ने के बाद आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा कि एक कंट्री में पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। तो आगे जो हमारा आने वाला टॉपिक होगा उसमें हम क्लियरली डिफाइन करेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तब तक